Friends, first of all, I would like to thank management and all the people, those who are part of organizing committee. And a special thanks to all of you, those who are present here. मैं दिल्ली से आया हूँ, वहाँ गर्मी बहुत है, इसलिए मैं आप सबका वार्म वेलकम करना चाहता हूँ. And I would like to take permission. May I speak in Hindi? थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, एक तो मुझे कहा गया है कि आप आधे घंटे बात कीजिए. मैं समझता हूँ कि मैं बस 5-7 मिनट बोलता हूँ और क्वेश्चन पूछने के लिए इनको ज़्यादा टाइम दे दीजिए. वो इसलिए क्योंकि मेरे बारे में कुछ बुरा भला तो ये जानते ही होंगे, कुछ अच्छा जानते होंगे, कुछ बुरा जानते होंगे. तो जो अच्छा जानते हैं वो अपने तरीके से सवाल पूछ लें, जो बुरा जानते हैं वो अपने तरीके से सवाल पूछ लें. और आपने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, लेकिन मैं खुद को ही इंट्रोड्यूस करा देता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप जो हमारा इंट्रोडक्शन जानते हैं इंटरनेट, न्यूज़ या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो किसी भी इंसान को जानने के लिए सफिशिएंट नहीं है. अब ट्विटर पे कितना कम लिखा होता है, पैशनेट ट्रैवलर, डॉग लवर, इससे इंसान को नहीं जाना जा सकता है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी है, दुनिया भर से यूनिक नहीं. जैसी आपकी स्टोरी है, कमोबेश मेरी भी वैसी ही स्टोरी है. तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ. बिहार में एक जगह है, बेगूसराय ज़िला है. मेरा जन्म वहीं पे हुआ. जैसे इस देश में करोड़ों लोगों का जन्म होता है, कोई अवतार नहीं हुआ है. हम भी जो है अपने माँ बाप के साधारण से जो है बच्चे हैं. और जैसा सबके साथ होता है कि माँ बाप कहते हैं पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से ही जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी. मैम गाना गा रही थी तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की बात कर रही थी. तो माँ बाप ने कहा पढ़ो, लेकिन ये कहाँ पता है कि पढ़ने के प्रेशर में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है. तो मेरा हालांकि मानना है मैम कि डिप्रेशन जो है वो बीमारी नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है. और हर हेल्दी बॉडी को ये स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है. मैं उसको एक डिजीज़ की तरह नहीं देखता हूँ, एक स्टेट ऑफ माइंड की तरह देखता हूँ. तो पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते जो है पढ़ने में मज़ा भी आने लगा. और पढ़ते पढ़ते जो है पीएचडी कर लिए. मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है. और मेरा पीएचडी का टॉपिक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका. तो कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वाई साउथ अफ्रीका, इंडिया में रह करके साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है. तो धरती पर रह करके चांद के बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. पढ़ाई स्टडी इसीलिए तो होता है कि आप बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं. और अगर हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो फिर बायलैटरल रिलेशन कैसे बनेगा. गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और गांधी जी का जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट था उसको बाद में नेल्सन मंडेला ने यूज किया, और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है. और आज हमारा, आप लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ते होंगे, साउथ अफ्रीका हमारा इंटरनेशनली एक मजबूत एलाइज है. तो किसी भी देश के साथ बायलैटरल रिलेशन बनाने के लिए वहाँ की सोसाइटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो मैं सोशियोलॉजी से मास्टर हूँ और साउथ अफ्रीका की सोसाइटी के बारे में पढ़ा है. और ये कंपेयर करने की कोशिश की है कि जो वहाँ पे ब्लैक्स के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो एपार्थाइड रूल था, तो एपार्थाइड के समाप्त होने के, ख़त्म होने के बाद वहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ थ्रू एफर्मेटिव एक्शंस. जैसे आप अगर इंडिया की बात करें तो रिजर्वेशन इज ए काइंड ऑफ एफर्मेटिव एक्शन. तो रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा सोसाइटी कितना ट्रांसफॉर्म किया है. एज ए रिसर्च स्कॉलर हमारा ये काम नहीं है कि हम सरकार को डायरेक्शन दें या पॉलिसी मेकर्स को डायरेक्शन दें कि उनको क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क लेना है, उनको कौन सी पॉलिसी बनानी है. लेकिन मुझे ये बताना है कि क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं. इसके आधार पे जो है हमने रिसर्च किया है. एंड
रिसर्च करने के बाद, जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नौकरी ढूंढेंगे, हम भी जॉब में लगे हुए हैं कि मुझे भी कहीं कोई नौकरी मिल जाए। कल एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन होना कोई जॉब नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए एज ए सिटीजन मेरा पॉलिटिसाइजेशन हुआ है सोसाइटी में। सोसाइटी के सरप्लस से, सरप्लस का ही आप टैक्स देते हैं, उससे हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है, एजुकेशन कंप्लीट किया है। सो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक अबाउट सोसाइटी, टू टॉक अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। सिर्फ चीज़ों को प्रॉब्लमेटाइज कर देने से नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आई एम ट्राइंग टू डू एज ए सिटीजन, वो मेरा पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज ए इंडिविजुअल हमारा फैमिली है, हमारा अपना लाइफ है, हमारे अपने पर्सनल चॉइस हैं, उसके लिए हमको जॉब करना है। कहीं पढ़ाएंगे, कहीं भाषण देंगे, यहाँ तो दोस्ती दोस्ती में आ गए हैं फ्री में, तो हम भी जॉब आपकी तरह ढूंढ रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है तो नेचुरली लोग आपके सपोर्ट में होंगे और आपके अगेंस्ट में होंगे। तो कुछ लोग हमारे सपोर्ट में हैं, कुछ लोग हमारे अगेंस्ट में हैं, लेकिन मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ। जो लोग सपोर्ट में हैं उनका भी वेलकम, और जो लोग अगेंस्ट हैं उनका भी वेलकम। बस हमारा रिक्वेस्ट यही है इस देश के सिटीजन से कि इस देश की डेमोक्रेसी ने हमको बहुत कुछ दिया है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बहुत कुछ दिया है, और हमारे लिए अगर कुछ हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है तो वो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पे हम सोसाइटी और नेशन का बिल्डिंग कैसे करें। देश हमेशा, नेशन हमेशा उसके सिटीजन्स से बनता है, देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। देश जब देश के लोगों से बनता है तो लोगों के सवाल ही देश के सवाल हैं। इसीलिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसके प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें कास्ट और रिलीजन के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि सोसाइटी में कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, कल्चर, बैकग्राउंड, लैंग्वेज, इन तमाम आइडेंटिटीज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो इफ वी लव आवर कंट्री, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और नेशन बिल्डिंग का प्रिंसिपल यही है कि हमको भारत को एक सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और इन्हीं बातों को जब आज आप बोलेंगे तो जो लोग एस्टेब्लिशमेंट में हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बहुत सिंपल सी बात है, पीपल डोंट लाइक क्रिटिसिज्म। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। आई डोंट नो हाउ योर मैनेजमेंट इज एबल टू मैनेज दिस सिचुएशन। आज के डेट में क्रिटिकल माइंड को डेवलप करना ये प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर क्रिटिकल माइंड डेवलप नहीं होंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, ह्यूमैनिटी कैसे आगे बढ़ेगी, सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा। एंड आई एम रेफरिंग हियर कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी का चक्कर सूरज नहीं लगाती है, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है। दिस इज क्रिटिकल क्वेश्चन। पीपल डोंट बिलीव, people didn't believe actually, and Copernicus faced consequences. But now at this hall, whether you will agree with me or not, आप में से कोई ये नहीं कह सकता है कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, ये ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन उससे पहले भी जो चीज एस्टेब्लिश था वो भी ट्रूथ की तरह ही था, लेकिन वो ट्रूथ नहीं था, वो इल्यूजन था। उस इल्यूजन को क्रिटिकल माइंड से ब्रेक किया गया। सो माय पोजीशन इज, एजुकेशन का होल एंड सोल पर्पस ये है कि क्रिटिकल माइंड कैसे तैयार किया जाए। और अगर मैंने पीएचडी की है
तो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट तो यही है कि हम क्रिटिकली चीज़ों को देखें। और क्रिटिकली देखने का ये मतलब नहीं होता है कि हम सिर्फ नेगेटिव देखेंगे। क्रिटिकली देखने का मतलब ये होता है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखेंगे। देश को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम देश को नहीं क्रिटिसाइज करते हैं, यह जो करंट रिजीम है उसकी पॉलिसी के जो प्रॉज और कॉन्स हैं दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आजकल एक चलन है कि किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करना है और क्रिटिकल माइंड को डेवलप नहीं होने देना है। जैसे आप घर में ही अगर अपने माँ बाप से सवाल पूछ दें तो माँ बाप क्या जवाब, ज़्यादा पढ़ लिए हो, ज़्यादा बुद्धि हो गया है। लेकिन आप सोचिए कि क्या हमको ये नहीं करना चाहिए? जो क्रिटिकल माइंड का हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल, रैशनल, प्रोग्रेसिव, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में फैले और उसी को स्प्रेड करने के एक एम्बिशन के साथ, एक गोल के साथ मैं आपके बीच हूँ। बाकी तो मुझे बोलने की आदत है, मैं बहुत देर बोलते रहूँगा। मैं इतना बोल करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है और हम देश के लोग हैं। हमको मिलकर के ही इस देश को बनाना पड़ेगा और उस जनरेशन के प्रति थैंकफुल होना पड़ेगा जिन्होंने इस देश को हमसे पहले बनाया है। अगर वो ऐसी पॉलिसी नहीं बनाए होते तो मैं बहुत सारी लड़कियों को देख रहा हूँ कि वहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, सबको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कल टीचर्स डे था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट यू नो कि महिलाओं को सबसे पहले पढ़ने का मौका किसने दिया? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और महात्मा ज्योतिबा फुले की वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने कहा कि औरतों को भी पढ़ने का हक है। जब ईश्वर ने औरत और मर्द दोनों को बनाया है तो सिर्फ मर्द ही क्यों पढ़ेंगे, औरतें भी पढ़ेंगी। और सबसे पहली स्टूडेंट बनी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की। फिर सावित्रीबाई फुले ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थीं लड़कियों के स्कूल में तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, तो वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जाती थी झोला में। पहले स्कूल जाकर के साड़ी चेंज करती थी, फिर लड़कियों को पढ़ाती थी। जो आज आपको मिला है ना, ये भीख नहीं है, ये खैरात नहीं है और ये गिफ्ट भी नहीं है। ये एक लंबे स्ट्रगल के बाद आज कॉमन ऑर्डिनरी सिटीजन को प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से जो आपका वोटिंग राइट है, ये भी गिफ्ट नहीं है। आप जानते होंगे कि दुनिया में पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। हिंदुस्तान में भी जब न्यू डेमोक्रेसी या मॉडर्न डेमोक्रेसी की कह लीजिए शुरुआत हुई तो ब्रिटिशर्स ने सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। ओनली जमींदार्स और राजा जो थे वही वोट कर सकते थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सबको वोट देने का अधिकार मिला। सबको बोलने का अधिकार भी नहीं था। आपको जो बोलने का अधिकार मिला है ये गिफ्ट नहीं है, ये एक लंबे स्ट्रगल के बाद मिला है। ट्राई टू प्रोटेक्ट योर डेमोक्रेटिक राइट, इट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग सिटीजन। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो चीज़ मिला है उसके लिए खुश होइए और जो चीज़ नहीं मिला है उसके लिए स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि इतिहास ने हमको यही सिखाया है, लड़ेंगे तो लड़ाई को जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पौरुष दीक्षित है। आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक प्रश्न है। रिक्वेस्ट ये कि सेशन के बाद आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए, भूलिएगा नहीं, आई नो दैट यू आर अ बिजी पर्सन। प्रश्न मेरा ये है कि आपको नहीं लगता आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके अपनी आइडियोलॉजी, अपनी क्षमता को आपने सीमित कर दिया है? अगर आप जन आंदोलन जारी रखते तो शायद हज़ारों का नहीं आज पैदा होते। इतनी जल्दी क्यों? मैं ना थोड़ा सा आदमी प्रैग्मेटिक किस्म का हूँ। बातें तो आइडियल हो सकती हैं
लेकिन उस आइडियल्स को उतारने के लिए आपके पास एपरेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक कि अगर आप किसी को रोटी खिलाना चाहते हैं तो रोटी बनाने का इक्विपमेंट तो होना चाहिए ना। गैस का चूल्हा होना चाहिए, इंडक्शन होना चाहिए, तवा होना चाहिए, चकला होना चाहिए, बेलना होना चाहिए, तभी तो रोटी बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्चुअली जो आज हम देख रहे हैं ये ऐसी ही नहीं थी, इसको समझिए, और ये ऐसी ही नहीं रहेगी। लाइक जब कांग्रेस बना था तो वो ऐसी नहीं थी। एओ ह्यूम का कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी का कांग्रेस, जिन्ना का कांग्रेस, गांधी का गोखले का कांग्रेस, गांधी का कांग्रेस, देन नेहरू का कांग्रेस, इंदिरा का कांग्रेस, अब राहुल गांधी का कांग्रेस। तो पार्टी भी सोसाइटी के साथ उसका एवोल्यूशन होता है। पॉइंट 1, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब टाइम बदलता है तो पार्टी को भी अपने रूल्स, प्रोसीजर, नॉर्म्स, आइडियोलॉजी, ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ती है। जो भाजपा आप देख रहे हैं ये भाजपा भी ऐसी नहीं थी। भाजपा 1980 में बनी है। उससे पहले जो इनकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी उसको जनसंघ कहा जाता था। अब जनसंघ अभी भी है लेकिन चुनाव नहीं लड़ती है, वो सिर्फ पेपर पे है। और भाजपा भी जब बनी थी तो वहाँ से लेकर के आज जहाँ तक भाजपा है उसमें बहुत फ़र्क आया है। जैसे सिंबल्स बदल दिए जाते हैं, उसके बाद जो है इशूज़ बदल दिए जाते हैं। मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हूँ, ये भी पार्टी जो है आज जैसी ही है ये हमेशा ऐसी नहीं थी। जब देश में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था सो देन दैट टाइम दिस पार्टी वाज द सिंगल अपोजिशन पार्टी, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। अब रही बात कि पॉलिटिकल पार्टी आज मजबूत है, कल कमज़ोर हो जाए, कल फिर मजबूत हो जाए, वो किन चीज़ों पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं। मेरा ये मानना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज हम देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एस्टेब्लिश हुए हैं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे बढ़ करके कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन जो है न्यू लिबरलिज्म, हम लोग एक्चुअली पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में आज आ गए हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल कहने का मतलब ये है कि नाउ देयर इज़ नो बिग इंडस्ट्रीज। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ह्यूज प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका साइज घट गया है। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं कि आपके क्लासरूम में आपको स्टूडेंट मिल रहे हैं। देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ स्टूडेंट हैं ही नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हमारा सोशल नेटवर्किंग है, ऑनलाइन हमको फ्रेंड है। नहीं, एक्चुअल लाइफ में 5 दोस्त नहीं हो, फेसबुक पे 5000 का लिमिट क्रॉस कर गया है। होता है कि नहीं होता है? सो सोसाइटी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। और जब सोसाइटी बदल रही है तो अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टर्स भी बदलेंगे। लाइक जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी है ग्रीन पार्टी, अब दूसरी एक पार्टी बनी है जो पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड पार्टी है। उसका कोई ऑफिस नहीं है, उसका कोई मेंबरशिप नहीं होता है, और वो चुनाव लड़ती है ऑनलाइन उसका सब कुछ होता है, और उसको 5% वोट भी आ रहा है। तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है वो सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस पे डिपेंड करता है। जब क्या होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी जो है, अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम में ही हमको जा करके कोई भी पॉलिटिकल चेंज करना पड़ेगा। लाइक अगर किसी को बचाना है जो पानी में डूब रहा हो तो पानी में उतरना पड़ेगा ना। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है कम से कम उसमें हमको ये पार्टी ये लगती है कि कोई खड़ा होकर के ये तो नहीं कह देगा ना कि तुम्हारी पार्टी परिवारवादी है, तुमने करप्शन कर दिया है, तुमने 3G कर दिया है, तुमने राफेल का घोटाला कर दिया है। तो कम से कम क्रेडिबिलिटी तो बची रहेगी। और जब वक्त आएगा सोशल मूवमेंट खड़ा होगा, आपके जैसे शानदार जर्नलिस्ट, बेहतरीन इंजीनियर तैयार होंगे जो सोसाइटी में रैशनल थिंकिंग को आगे लेके जाएंगे, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर के जाएंगे, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। और जो हमारे नए तरह के कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुए हैं, लाइक इकोलॉजी का सवाल है, लाइक राइट टू प्राइवेसी है। अब एक तरफ तो हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बेडरूम में घुस गया है। तो हम राइट टू प्राइवेसी की भी बात करेंगे, उसके साथ साथ हमारा जो डेटा है गवर्नमेंट हमसे पूछे बिना किसी और कंपनी को ना बेच दे, ये नए तरह के सवाल भी पैदा होंगे। तो इन सवालों को कौन एड्रेस करेगा?
इन सवालों को हम लोग मिलकर के एड्रेस करेंगे। उसके लिए नए तरह का पॉलिटिकल फॉर्मेशन का ज़रूरत होगा। तो ये फ्यूचर की बात है। साईफाई मूवी आप लोग देखते होंगे, अभी जो है मंगल पे जो है कॉलोनी बन रही है। तो हम उतना आगे अभी सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रैग्मेटिकली जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हिस्सा होकर के पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। रही बात जन आंदोलन की, तो जन आंदोलन की संभावना उससे कम नहीं होती है, जन आंदोलन की संभावना उससे बढ़ती है। एक इंडिविजुअल से, कहते हैं ना हिंदी में, एक से भले दो, तो एक इंडिविजुअल से तो अच्छा है कि कई इंडिविजुअल मिलकर के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी जो प्रैग्मेटिक नहीं होगा, जिसका रेलिवेंस नहीं होगा, वो वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो किसी को खत्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्डिंग का हमेशा कोशिश करना चाहिए कि नया निर्माण कैसे किया जा सकता है, उस पर अपना फोकस रखना चाहिए। उस काम में हम लगे हुए हैं। बाकी जो खत्म होना है वो खत्म हो जाएगा, जिसको मरना है वो मर जाएगा, जिसको जन्म लेना है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम क्या दे करके जा सकते हैं, उसके लिए हम किस तरीके का सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, हमारा फोकस अभी वहाँ पे है। थैंक यू। Okay, so we have two questions on journalism. So one is, I'm just going to read it out. This is from CMS Jain University. Media plays an important role for the common public. What are your thoughts on ways we can take action against Godi media? That's the first. And then another from a related question from Sindhi College. Journalists are the watchdogs of the country. How do we bring about that change in a country where media is hijacked? So that's, I think, sort of one question. And the next question is, there is a ban on student unions in Karnataka for all colleges. As a student of an organization, how can we organize in a more effective way? So if we can, in a short, maybe 6-7 minutes, answer those two questions, then we can move to the next level of First of all, I am not appropriate person to comment on media, because there are many people, those who are teaching media, and you people are trying to become journalists. But as a common citizen, I have also some observations about what is happening in media sector. First of all, मीडिया में जो हो रहा है उसको आपको होमोजेनियस तरीके से नहीं देखना चाहिए। मीडिया इज़ नॉट जस्ट माइक, कैमरा, टीवी। मीडिया इज़ लाइक अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। मीडिया वो भी था जब राजा के ज़माने में ढोल पे पीट के कहते थे सुनो सुनो सुनो, दैट वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ मीडिया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, community wise communication, and using different kind of technology, these all are the part of media. Yes, true, a major section of media, especially dominant by TV, वो आज के डेट में सरकार के प्रति क्रिटिकल नहीं है और वो वॉच डॉग की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया के लिए चिंता की बात नहीं है, ये देश के लिए चिंता की बात है, ये डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंडिपेंडेंट, क्रिटिकल, सेल्फ रिलायंस मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तीनों ही चीज़ आज के डेट में स्पेशली टेलीविज़न मीडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है तो ऑब्वियसली टेलीविज़न चैनल जो हैं वो टीआरपी और प्रॉफिट पे डिपेंड करेंगे। टीआरपी और बेनिफिट पे जब डिपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होगा। और गवर्नमेंट जो है एक तरफ कहेगी कि हम रेड टैपिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए रेड टैपिज्म को बढ़ाएगी। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कहा ना सब पढ़े सब बढ़े। व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, देयर वाज ए कैंपेन, स्कूल चले हम, सब पढ़े सब बढ़े। और जो है प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इसको प्रमोट किया गया। लेकिन आप जानते हैं अगर कोई प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिकल हो जाए, इमीडिएटली उसको कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा? उसका परमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका कॉलेज भरे प्राइवेट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना जरूरी है। और यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन जो है वो सरकार के कंट्रोल में है।
तो मीडिया को कंट्रोल करने का पावर जो है आज भी गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट दो तरीके से कंट्रोल करती है, एक परमिशन देने और लेने से, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं दे, मेजर एडवर्टाइजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दे तो फिर किसी मीडिया हाउस को सरवाइव करना मुश्किल होता है। नतीजा क्या होता है, प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए और मीडिया हाउस रन करने के लिए गवर्नमेंट जो कहती है वो करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जो मीडिया हाउसेज इससे पहले, इस रिजीम से पहले गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिकल रही हैं, वो कैसे चली हैं। तो यहाँ पे आता है ओनरशिप का रोल, कि किस तरीके का ओनरशिप रहा है मीडिया हाउस का। अगर ओनरशिप सरकार के प्रति क्रिटिकल है तो वो सरकार से एक लेवल तक फाइट करती है। अगर क्रिटिकल नहीं है, मान लीजिए दोनों एक ही है, तो फिर वो फाइट बंद हो जाता है। मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती है और मैं इस देश का 40% मीडिया ओन करता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा, दिन भर जो है वहाँ पे भक्ति चलता रहेगा, हैं? लेकिन इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इससे डेमोक्रेटिक इथॉस कमजोर होता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और उसका डेवलपमेंट वीक होता है, और डेमोक्रेसी का जो एवोल्यूशन प्रोसेस है जिसमें एक मीडिया का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, वो रोल मीडिया प्ले नहीं कर पाती है। और ये सब का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आज मीडिया से रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। पहले रिपोर्टर हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे, अब एंकर होते हैं। और एंकर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं। वो मंगल के भी एक्सपर्ट हैं, चंद्रमा के भी एक्सपर्ट हैं, वो ज्योग्राफी भी जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, पॉलिटिक्स भी जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि एंकर को एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है। एंकर को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, बढ़िया अंग्रेजी बोल करके, बढ़िया चेहरा पे जो है उसको कहते हैं ना ज्यादा गोरा दिखने के लिए, ठीक है, वो व्यवस्था करके माइक लेकर के उनको एक्सपर्ट बन जाना है। ये मीडिया के बेसिक कैरेक्टर को आज मार रहा है। जो रिपोर्टर्स होते हैं एक्चुअली उनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लाइक यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश, बट इफ यू विल गेट जॉब एज ए रिपोर्टर इन कर्नाटका, यू हैव टू लर्न कन्नड़ा, अदरवाइज यू कैन नॉट डू रिपोर्टिंग। क्योंकि आपको पुलिस से बात करनी है, आपको दुकानदार से बात करना है, आम लोगों से बात करना है। तो जब आप रिपोर्टिंग बेस्ड मीडिया को ज्वाइन करते हैं तो आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखते हैं, और आप ये भी ट्रेंड होते हैं कि अगर जा रहे हैं साउथ कर्नाटका के किसी गांव में तो कौन सा कपड़ा पहन करके जाना है, वहाँ हाथ में सिगरेट डाल करके मॉडर्निटी शो नहीं करनी है, फिर लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। सो यू लर्न मेनी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक थिंग्स। तो आज रिपोर्टर खत्म हो रहे हैं। जो बचा खुचा रिपोर्टर बचा है उसको क्या फेस करना पड़ता है ये जान लीजिए। हिंदुस्तान की मीडिया को भी यूएस के मॉडल पे, लाइक CNN और फॉक्स, ये डिवीजन आज किया जा रहा है। देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक तरह के लोग वो हैं जो रवीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं, और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो नेशन वांट्स टू नो। सो इन दैट कंडीशन, अब एंकर को तो रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, रिपोर्टर को जाना है माइक लेकर के। माइक के ऊपर टैग लगा हुआ है। अब रिपोर्टिंग देखिए कितना टफ हो जाएगा। मान लीजिए, क्योंकि हर तरफ मॉब तैयार किया जा रहा है, ये मत समझिए कि एक तरफ मॉब तैयार किया जा रहा है, हर तरफ ही मॉब तैयार किया जा रहा है। इस बात को समझिए, मॉब कोई एक तरफ नहीं है। तो मान लीजिए कि अपोजिट मॉब में आप फंस गए और आपके माइक के ऊपर रिपब्लिक का लोगो है, तो हैकल होंगे ना आप। या फिर आपके माइक के ऊपर NDTV का लोगो है और आप अपोजिट मॉब में फंस गए, तो रिपोर्टर को हैकल होना पड़ेगा ना। इसीलिए आज फियर की वजह से, फियर को एक मॉडस ऑपरेंटी बना दिया गया है। आज रिपोर्टर रिस्क लेकर के रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है, और छोटे शहरों में पत्रकारों की रोज हत्या होती है। अब तो छोटे शहरों को छोड़ दीजिए, कल 5 सितंबर था, मैं गौरी लंकेश के मार्टिर डे को अटेंड करके आ रहा हूं, उनकी हत्या तो बेंगलोर में हो गई। कितना टफ है जर्नलिज्म। इसीलिए आज के डेट में मैं किसी को भी एडवेंचरिस्ट होने का सलाह नहीं देता हूं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि मीडिया इज वेरी ब्रॉड टर्म। लेट्स लुक फॉरवर्ड, लेट्स लुक बिहाइंड द टीवी,
let's look behind the newspaper. There is a huge possibility to establish alternative media. और उस अल्टरनेटिव स्पेस को हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, उस पर भी हमको सोचने की कोशिश करना चाहिए. जहां इन्वेस्टमेंट का प्रेशर नहीं हो, जहां एंकर की दादागिरी नहीं हो, जहां सरकार की जो है बदमाशी नहीं हो, परमिशन का झंझट नहीं हो, उस स्पेस को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए. और मैं समझता हूं कि मीडिया का कमज़ोर होना, मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा सैड चीज़ जो है वो हम जैसे लोगों के लिए है जो डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिक इथॉस में बिलीव करते हैं. थैंक यू वेरी मच.